अब इनकी पेच में भारत फंस नहीं पा रहा है। इन्होंने डिसरप्ट किया, एनर्जी की क्राइसिस करने की कोशिश की, लेकिन भारत रसिया से ले रहा था, उसको दूसरे तरीके से डराया। अब उसमें एप्स्टीन वगैरह बहुत कहानी है, लेकिन उसको डराने की कोशिश की। रशिया ने कहा कि हम तेल आपको सप्लाई करेंगे वेनेजुएला से, ठीक है, और अमेरिका अपना वेनेजुएला के बैकडोर से अब अमेरिका तेल बेचना चाहता है, क्योंकि अमेरिकी कंपनी वहां पर एक्सकवेशन में लगी हुई है। अमेरिकी शोधन का जो काम हो रहा है वेनेजुएला में, तेल शोधन का काम, वो अमेरिकी कंपनी कर रही है। अमेरिका को फायदा हो रहा है, ये बात सही है। लेकिन भारत तत्काल अभी अगर ईरान में डिसरप्शन चल रहा है तो उन्हें जहां भी सस्ता अगर कोई तेल मिल रहा है तो लेने की कोशिश कर रही है, क्योंकि भारत को तत्काल भी एक डिप्लोमेसी लेकर के चलनी पड़ेगी। एक तो लॉन्ग टर्म है और एक शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म ये है कि अभी युद्ध की स्थिति में हम नहीं जाएंगे, अभी आंख नहीं दिखाएंगे। लेकिन आप देखिए कि 16 महीने तक प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की फिजिकल मीटिंग नहीं हुई, जबकि इस 16 महीने में 3 बार प्रधानमंत्री को डोनाल्ड ट्रंप ने निमंत्रण दिया व्यक्तिगत रूप से मुलाकात का। कनाडा से लौट रहे थे तब मुलाकात का दिया, शर्म शेख जा रहे थे तब मौका दिया, तब आमंत्रण दिया, कुआलालंपुर में मीटिंग थी तब आमंत्रण दिया, और तीनों जगह मोदी ने डिनाई कर दिया। बल्कि एक जगह जहां ट्रंप पहुंच रहे थे वहां मोदी पहुंचे नहीं, और जब पता चल गया कि ट्रंप नहीं पहुंच रहे तो मोदी पहुंच गए। साउथ अफ्रीका मोदी पहुंच गए। तो जहां मोदी और ट्रंप आमने सामने हो रहे थे वहां मोदी अवॉइड कर रहे थे। और इस 16 महीने में मोदी ने औकात दिखा दी डोनाल्ड ट्रंप कि हम आपसे मिलेंगे नहीं, और इस दौरान चाइना से मिलते रहे, रसिया से मिलते रहे, वो तस्वीर वायरल होती रही, और मोदी लेकिन उनके सामने घुटके नहीं टेके। अभी जो मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई है ये तब हुई है जब ट्रंप एक कमजोर विकेट पर स्वयं आ गया। स्वयं उनके देश में अदालत ने मुखालफत शुरू कर दी है, और डेमोक्रेट और रिपब्लिकन सेनेटर काफी बड़ी संख्या में नाराज, क्रॉस वोटिंग कर दिया रिपब्लिकन के सेनेटर। तो अपने गृह विकेट पर डोनाल्ड ट्रंप कमजोर है, क्योंकि नवंबर में उनको मिड टर्म इलेक्शन से गुजरना है। अब ऐसी परिस्थिति में डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा बैकफुट पर है, और भारत ने अभी तक, ध्यान रखिए, अभी तक ट्रेड डील पर सिग्नेचर नहीं किया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मोदी किसानों के मुद्दे पर समझौता नहीं करेंगे। स्टेटमेंट साफ आ गया उनका। अभी चर्चा हो रही थी कि सेलर्स की हत्या पर कोई चर्चा नहीं हुई। स्ट्रेट अवे मोदी ने कहा कि हमारे जो सी फेरर्स हैं, जो हमारे नाविक हैं, उनकी आपने जो हत्या की है ये ठीक नहीं है। सामने से कहा ट्रंप को कि इस पर आपको करना चाहिए। उस पर ट्रंप ने कहा कि हां, कालांतर में इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, लेकिन हम इसको देखेंगे, आगे ऐसा नहीं होगा। स्ट्रांग प्रोटेस्ट इसके पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिखाया, उसके पहले विदेश मंत्रालय ने दिखाया, विदेश मंत्रालय मंत्री ने फोन करके मार्को रूबियो को कहा, और फिर 1 and 1 मोदी और ट्रंप जहां बैठे थे वहां मोदी ने साफ कह दिया कि ये जो हत्या हुई है आपके नेवल ऑफिसर्स के द्वारा या नेवल अटैक में, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, स्पष्ट कहा। अब ये जो तेल के माध्यम से मोदी को घेरने का प्लान था, उससे धीरे धीरे मोदी बाहर निकल रहे। अब आते हैं गोल्ड पे, लेकिन उनका डॉलर मजबूत हुआ है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस बढ़े हैं, हमें तेल खरीदने पड़ते हैं, डॉलर में खरीदने पड़ते हैं, तो हमारा रुपए कमजोर हो रहा है। महंगाई बढ़ रही है, हमारा रुपए कमजोर हो रहा है, और उनका डॉलर मजबूत हो रहा है। अब एक और खेल किया इस बीच में, भारत को लगने लगा, चाइना को भी लगा और दुनिया के अन्य देशों को भी लगा कि अगर यह युद्ध एस्केलेट करेगा तो फिर अपनी संपत्ति को बचा के रखना है। सोना उसमें से बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। भारत का भी सोना था रिजर्व, ये मैं इस पर मैंने एक विस्तार से वीडियो बनाया है कि इंडियन बैंक ऑफ इंग्लैंड में था और बैंक ऑफ सेटलमेंट में, रीसेटलमेंट में था, वहां से सारे सोने भारत ने लगभग 70-80% के आसपास सोने को वापस मंगा लिया है। और सोने की खरीदारी पर भारत तत्काल रोक, क्योंकि सोना भी खरीदने में डॉलर जाता है, तो एनर्जी में भी डॉलर जा रहा है, सोना में भी डॉलर जाएगा, तो फिर हमारा रुपए कमजोर होगा, और अंततः फायदा कहां होगा? फिर डॉलर को, मतलब अमेरिकी डॉलर को फायदा होगा। तो एक तरफ सोना रिजर्व करना चाह रही है, सोना की खरीदारी चाइना भी कर रहा है, सोना की खरीदारी पूरी दुनिया कर रही है अमेरिका छोड़कर। अमेरिका ने देखा कि अगर पूरी दुनिया सोने की होर्डिंग कर रही है,
इसका मतलब है कि ये युद्ध एस्केलेट करेगा। तो उन्होंने अभी एग्रीमेंट कर लिया ईरान के साथ, कहा कि हम युद्ध में अभी और लंबा नहीं जाएंगे, और इजराइल को अकेला छोड़ दिया, कहा कि भैया तुम्हारी वजह से हम युद्ध को लंबा नहीं खींच सकते। और साथ ही साथ अमेरिकी फेडरल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। मतलब अब वहां जो निवेश होगा उस पर ज्यादा ब्याज मिलेगा। अब जब ज्यादा ब्याज मिलेगा तो फिर लोग डॉलर की तरफ जाएंगे, सोने की तरफ नहीं जाएंगे। तो डॉलर का वैल्यू बढ़ेगा, सोने का वैल्यू घटेगा। और अगर फिर सोने का वैल्यू घटेगा तो लोग फिर खरीदना शुरू करेंगे, फिर सोने का प्राइस बढ़ेगा। तो अगर डिमांड बढ़ा तो जाहिर है फिर प्राइस भी बढ़ेगा। तो ये हमेशा खेल चलते रहता है सोने और डॉलर के बीच में। अगर डॉलर मजबूत हो गया तो समझिए सोना सस्ता है, और अगर सोना मजबूत है तो समझिए डॉलर कमजोर हो रहा है। अगर सोने की तरफ लोग भाग रहा है तो समझिए डॉलर कमजोर हो रहा है, और अगर लोग डॉलर की तरफ भाग रहा है तो समझिए सोना कमजोर हो रहा है। इस दोनों के बीच का युद्ध है, और ये आज से नहीं लंबे समय से चलता है। अब इसमें मैंने शुरुआत में एक जिक्र किया था जापान का। जापान का क्या खेल है? तो एक तो इस ऑयल पुल जो युद्ध चल रहा है, जो तेल से एनर्जी से संबंधित जो युद्ध जारी है, उससे भारत खुद को धीरे धीरे निकाल चुका है, ऑलमोस्ट निकाल चुका है। और महंगाई दर अभी बढ़ेगी, आरबीआई का भी अभी आ गया है, स्टेटमेंट आया है कि महंगाई दर बढ़ेगी। लेकिन अगर हमने सप्लाई चेन को कंट्रोल कर लिया और युद्ध कंप्लीटली रुक गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया और हमारे वहां से तेल आने शुरू हो गए, तो 1-2 महीने का ये रहेगा, ये परमानेंट महंगाई नहीं रहेगी, 1-2 महीने रहेगा। और उसके बाद अभी मानसून आ रहा है, अगर मानसून अच्छा हो गया तो फिर महंगाई घट जाएगी। लेकिन अगर मानसून ठीक नहीं हुआ तो फिर महंगाई दर, जो कि मानसून नहीं ठीक होने की थोड़ी संभावना है, क्योंकि देखिए अभी जून खत्म होने जा रहा है, आप दिल्ली एनसीआर में अगर हैं कोई बारिश नहीं हुई, ऑलमोस्ट जून के तीसरे क्वार्टर में पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी बारिश नहीं हो रही है। तो बारिश थोड़ा सा मध्यम है। अगर ऐसी परिस्थिति में मानसून कमजोर रहा तो महंगाई बढ़ सकती है, लेकिन यह परमानेंट नहीं रहेगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, युद्ध विराम हो चुका है, सिग्नेचर हो चुका है, इजराइल को धता बता चुका है अमेरिका, और भारत फूक फूक कर कदम रख रहा है। भारत ये निगोशिएट करेगा कि एग्रीकल्चरल वाले मामले को छोड़ करके बाकी जो आपकी बात है उस पर हम एग्री करने के लिए तैयार हैं, और ट्रेड डील का एग्रीमेंट हो जाएगा। ये तो हुई। लेकिन मैंने जो जिक्र किया जापान का, उसकी कहानी बड़ी बेहद दिलचस्प है मित्रों। और इस बार अगर पूरी दुनिया में थोड़ी बहुत आर्थिक डिसेबिलिटी पूरा वोलेटिलिटी रहेगी तो उसके पीछे जापान एक बड़ा कारण, जापान की अर्थव्यवस्था में बड़ा उथल पुथल हुआ है। जापान अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट एक प्रकार से घटाते जा रहा है, कोशिश कर रहा है, बढ़ाते जा रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहा है। जापान बड़ी मात्रा में अमेरिकी बाजार में और दुनिया भर के बाजारों में जापान का निवेश है, और जैसे जैसे अगर ये उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ता गया तो फिर जहां निवेश हुआ है तो निवेशकर्ता को अधिक पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में वो फिर भागना शुरू करे, और अमेरिका में भी, अमेरिकी बाजार में भी येन जो है वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, और इसको ठीक करने के लिए जापान को कुछ ना कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे। अब ऐसी परिस्थिति में अगर जापान चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, और अगर जापान की इकोनॉमी क्राइसिस में आती है तो उसका कास्केडिंग इंपैक्ट पूरी दुनिया के बाजारों पर पड़ने वाला है। इसलिए आप भगवान से यह मनाइए कि जापान की इकोनॉमी इस युद्ध की परिस्थिति में थोड़ा स्टेबल रहे, और वहां कोई विशेष उथल पुथल ना हो, निवेशकों में भगदड़ ना मचे, स्टॉक से लोग भागने ना लगे, जापानीज निवेशक भागने ना लगे, उनको नुकसान ना होने लगे। तो दुनिया भर के निवेशकों को अगर अभी स्टेबल रहना है तो कुछ दिन आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जापान की अर्थव्यवस्था भी स्थिर रहे, क्योंकि दुनिया में बहुत बड़े निवेशक के रूप में जापान है। और अगर जापान के निवेशकों को नुकसान होता रहा तो फिर वो पूरी इकोनॉमी पर उसका कास्केडिंग इफेक्ट। अब जो सबसे दिलचस्प पहलू है कि भारत डॉलर को कमजोर करे या सोने को कमजोर करे, जहां मोदी फंसे हुए। तो भारत यह चाहता है कि डॉलर कमजोर,
सोना कमजोर नहीं हो लेकिन स्टेबल रहे। लेकिन डॉलर कब कमजोर होगा? जब भारत का रुपए मजबूत हो। और भारत के रुपए को मजबूत करने की भरसक कोशिश हो रही है, लेकिन इसकी संभावना अगले 2-3 महीने तो नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका अपना इंटरेस्ट रेट लगातार घटा रहा है। जो हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, FII हैं, वो निकाल करके वो सारा पैसा अमेरिकी स्टॉक में लगाएंगे। हो सकता है कि वो निवेश भारत से चला जाए, तो फिर भारत के ऊपर भी एक दबाव पड़ेगा, भारत के स्टॉक मार्केट के ऊपर भी एक बड़ा दबाव बन सकता है। अमेरिका खेल रहा है एक तरफ युद्ध से और दूसरी तरफ अपने फेडरल बैंक के रेट बढ़ाने से। वो खेलता जा रहा है। वो कह रहा है कि ठीक है, तुम सोने की होर्डिंग कर रहे हो, करो, कोई दिक्कत नहीं, हम डॉलर निकाल देंगे। तो युद्ध में अमेरिका को फायदा ही फायदा। हां, अगर यह युद्ध लंबा चलता और अमेरिका का ट्रेजरी, वर्तमान ट्रेजरी खाली होता, इस युद्ध पर खर्च होता, तो फिर वहां परेशानी थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, उनको मालूम है कि हमें किस सीमा तक लड़ाई को लेके जाना है जहां से हम अनपॉपुलर ना होना शुरू हो जाए। तो नवंबर के चुनाव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना एक प्रकार से दुकान समेट लिया। और दुकान समेटने का आधार यही है क्योंकि नवंबर में midterm चुनाव है। लेकिन भारत अभी भी बीच में फंसा हुआ है। वो न तो डॉलर को मजबूत करने के लिए प्रयास कर सकता है और न ही सोना को मजबूत करने के लिए प्रयास कर सकता है। दोनों के बीच में एक संतुलन बना करके भारतीय अर्थव्यवस्था को चलना पड़ेगा। और अगर वैसी परिस्थिति में कुछ करना ही है तो सोना ही बेहतर है डॉलर में, भारतीय इकोनॉमी के लिए। हालांकि हम लोग के लिए तो डॉलर महंगा हो तो और अच्छी बात है, वो अलग विषय है। लेकिन मोदी डॉलर और सोने के बीच से धीरे धीरे निकल रहे हैं और इस बात का इल्म डोनाल्ड ट्रंप को भी है और यूरोपीय बाजार में भी है। चलते चलते मेलहोडी ने जो फिर कह दिया साफ साफ कि वी आर द बेस्ट कपल ऑन इंस्टाग्राम, तब तक आप उसको एंजॉय कीजिए। लेकिन भारत इस युद्ध से निकलेगा। बहुत बहुत